हेलो ऑल। तो जैसे ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर, एग्जिस्टिंग हेयर कौन कौन से फेजेस में जाते हैं और रिजल्ट कितना कब दिखता है और आप कब पब्लिकली आपका अपीयरेंस जो है वो कंफर्टेबल रहेगा, सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ट्रांसप्लांट किया है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो भी इम्प्लांटेड एरिया है वो भी एंड प्लस डोनर एरिया जहाँ से हमने ग्राफ निकाले हैं। तो यूजुअली पेशेंट के वही कंसर्न्स रहते हैं कि ट्रांसप्लांट करने के बाद मैं ऑफिस कब ज्वाइन कर पाऊंगा, या फिर वो जो विजिबिलिटी इश्यूज रहते हैं, समझ में आता कि एक्सट्रैक्शन किया है या फिर इम्प्लांट किया है या फिर कुछ आपके स्कैल्प में कुछ डिफरेंट है, ये चीज कब सेटल हो जाती है। तो इस बारे में आज हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यूजुअली यही बताया जाता है कि फर्स्ट 2 डेज जो भी ट्रांसप्लांट के डेज रहते हैं एंड सब्सिक्वेंट 2 डेज, ये 4 दिन आपके ट्रांसप्लांट के टाइम पे आपने स्ट्रिक्टली रेस्ट लेना चाहिए। जैसे ट्रांसप्लांट के जो भी 2 दिन है उस केस में तो आप हॉस्पिटल या प्रीमाइसिस में ही रहोगे, एंड उसके सब्सिक्वेंट 2 डेज जो रहते हैं पोस्ट प्रोसीजर, उसमें स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 2 दिन जो रहते हैं वो आपके ओवरऑल बॉडी की रिकवरी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उससे आपके जो भी पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशंस हो या फिर कुछ गिडनेस या वीकनेस, ये वाले जो रहते हैं वो काफी हद तक कम रहेंगे। जिस दिन ट्रांसप्लांट हुआ है उस दिन आपका डोनर एरिया जो रहता है वो काफी रॉ वुंड रहता है, क्योंकि वहां से हमने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए रहते हैं। तो वहां पे जो भी अपीयरेंस रहेगा वो हल्का सा वुंड की तरह या फिर एब्रेजन, हमें कहीं पे हल्की सी खरोच आने के बाद जैसे अपीयरेंस रहता है उस पैटर्न में आपका डोनर एरिया विजिबल रहेगा। फर्स्ट डे पे आपका जो भी ड्रेसिंग है वो थोड़ा सा ब्लड सोक रह सकता है, क्योंकि फ्रेश वुंड रहता है तो फ्रेश ऊजिंग होने के चांसेस रहते हैं। इमीडिएट सेकंड डे ऑनवर्ड ब्लीडिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाता है, हल्का सा वाटरी डिस्चार्ज दिखने के चांसेस रहते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द पेशेंट जिनका हीलिंग अच्छा है उनके केस में डोनर एरिया जो है वो ड्राई रहता है। और वहीं पे आपका जो फ्रंट इम्प्लांटेड एरिया है तो हल्का सा स्वेलिंग, जो भी हम एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं उसका हल्का सा स्वेलिंग आपको अप्रिशिएट होगा। कुछ पेशेंट में जिनका स्किन फोरहेड पे लूज रहता है उनके केस में फोरहेड पे स्वेलिंग आने के भी चांसेस रहते हैं। अभी जो टेक्निक है FUE का टेक्निक, उसमें जो भी स्लिट मेकिंग टेक्निक है, इसमें ओवरऑल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट कम रहती है, तो इसलिए जो भी पोस्ट प्रोसीजर स्वेलिंग के जो चांसेस रहते हैं वो काफी हद तक कम रहते हैं। तो जब भी हम फ्रंट में इम्प्लांट करते हैं वो विजिबली मतलब सामने वाले को समझ में आता है कि कुछ यहाँ पे वुंड है या फिर इम्प्लांटेड जो भी ग्राफ्स है वो दिखते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज जो है आपका वो क्लॉटिंग फेज रहता है। क्लॉटिंग फेज मतलब जो भी आपने इम्प्लांटेड ग्राफ्ट किए हैं वो अच्छे से ड्राई अप हो जाता है, एक टाइप का ड्राई क्लॉट बन जाता है जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर को अडेयर करके रखता है आपके स्किन के साथ। तो इस ड्यूरेशन में आपकी जो भी रूट्स है एंड लेंथ, ये 2 चीजें जो भी है आपके स्किन के थिकनेस में अच्छे से एडजस्ट हो जाती है। मीनवाइल आपका हेयर की लेंथ जो है वो रूट से डिटैच हो जाती है और क्लॉट के हेल्प से वहाँ पे अडेयर रहती है। हर एक डॉक्टर के प्रोटोकॉल डिफरेंट है दो। तो फर्स्ट हेड वॉश 5th 6th 7th 8 ये 4 दिन में से एक दिन आपको आपके डॉक्टर जो है सजेस्ट कर सकते हैं। ये आपका जो हेड वॉश का डे है वो आपकी हीलिंग कैपेसिटी, डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल और आप कौन से टेक्निक के लिए ऑप्ट कर रहे हो उस पर भी डिपेंड कर सकता है। तो जिस दिन आप हेड वॉश लेते हो उस दिन से अगर आप सेल्फ हेड वॉश कर रहे हो, मतलब आप खुद हेड वॉश कर रहे हो, तो उस केस में पोस्ट हेड वॉश आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 वॉशेस लगते हैं पूरा क्लॉट क्लियर करने के लिए। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सिंगल हेड वॉश में अगर आपको क्लॉट क्लियर करना है तो आप आपके जो भी ऑपरेटिंग डॉक्टर्स है उनके साथ बात कीजिए। जो भी हॉस्पिटल प्रीमाइसेस है वहाँ पे जाके आपका फर्स्ट हेड वॉश आप शेड्यूल कर सकते हो। इन केस अगर आप फर्स्ट हेड वॉश जो है वो आप आपके खुद से कर रहे हो तो उस केस में आपको 7 to 8 वॉशेस लगेंगे पूरा क्लॉट क्लियर होने के लिए। और जब भी आप हेड वॉश करते हो मेक श्योर कि जो भी इम्प्लांटेड एरिया है उस जब भी आप वॉश करते हो उसमें इजीली निकल के आए, वहाँ पे आपकी स्किन को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो भी हल्के से इन्फेक्शन पॉइंट्स या फिर क्लॉट या फिर हल्का सा स्किन डैमेज लेके आते हैं वो यूजुअली पोस्ट हेड वॉश ही लेके आते हैं। तो उसमें एग्रेसिवली निकालना या फिर अगर आप नेल यूज करते हो तो उस केस में आपका जो भी हीलिंग स्किन है वो पील ऑफ होके वहाँ पे आपका क्रस्टिंग होने के चांसेस रहता है। तो जैसे भी आप हेड वॉश स्टार्ट करते हो वहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ का जो ड्यूरेशन रहता है, इस ड्यूरेशन में आपको शेडिंग फेज दिखेगा। तो जो भी ट्रांसप्लांटेड हेयर्स है रूट पार्ट जो आपके स्किन में अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, सिर्फ लेंथ आपको फॉलो होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट नोटिस करते हैं कि जैसे भी हेड वॉश स्टार्ट करे हो दैट टू जब भी मिनॉक्सिल एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आपका शेडिंग फेज और एग्रीवेट हो जाता है। तो आपके हाथ पे जब भी आप हेड वॉश कर रहे हो तो उस टाइम पे काफी ब्रोकन हेयर स्टैंड्स दिखेंगे, साथ ही साथ क्लॉट्स अटैच रहेगा। पर इस फेज में शेडिंग फेज में आपके रूट फॉल नहीं होते हैं। आपका जो भी रूट है वो आपके फर्स्ट 7 डेज में आपके स्किन के डेप्थ में अच्छे से फिक्स हो जाता है। जो भी गिरेगा वो सारा लेंथ पार्ट और क्लॉट रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब 80% ऑफ द टाइम्स आपका शेडिंग फेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है 1.5 के ड्यूरेशन में।
कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनके केस में शेडिंग फेज़ नहीं आता है या फिर शेडिंग फेज़ पार्शियल आता है। ये सारे वेरिएशंस जो है काफ़ी नॉर्मल है। वो आपके मेटाबॉलिज्म, आपके स्किन थिकनेस, आपका कौन-सा प्रोसीजर आप प्लान कर रहे हो उस पे डिपेंड करता है। सेम ड्यूरेशन में आपके कुछ जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स रहते हैं, जहाँ पे हमने ट्रांसप्लांट प्लान किया है या फिर उसके नियर बाय जो एरियाज़ रहते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स है वो स्ट्रेस लॉस में जाते हैं। तो स्ट्रेस लॉस आपके एग्जिस्टिंग हेयर का क्वालिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर काफ़ी थिन है, बेबी हेयर्स है या फिर ट्रांसप्लांट के पहले अगर उनका हेयर फॉल ज़्यादा था, उस केस में आपके एग्जिस्टिंग हेयर स्ट्रेस लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वही अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर का क्वालिटी टर्मिनल हेयर मतलब काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, हेयर फॉल ऑलमोस्ट नील था, डेंसिटी भी काफ़ी बेटर था, तो उस केस में आपका स्ट्रेस लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। ये जो भी स्ट्रेस लॉस है आपको मेजरली विजिबल फर्स्ट 1.5 मंथ में दिखेगा। 1.5 मंथ से लेके 2.5 मंथ टू 3 मंथ ये जो फेज रहता है ये इम्प्लांटेड एरिया के लिए डॉर्मेंट फेज रहता है। मतलब एज सच इम्प्लांटेड एरिया में आपको कुछ मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे। ये फेज यूटिलाइज हो जाता है डोनर एरिया हीलिंग में। जो भी आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स रहता है, जो भी हम ट्रिम करने के बाद उनका लेंथ ग्रो होना, ये जो पार्ट रहता है ये 1.5 मंथ टू 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में हो जाता है। तो बाय द एंड ऑफ 2 मंथ 2.5 मंथ आपका डोनर एरिया कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता है, जिसमें डोनर एरिया से कुछ एक्सट्रैक्ट किया है या फिर डोनर एरिया को कुछ मैनिपुलेट किया है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। ओवरऑल डोनर एरिया जो है वो अच्छे से कवर्ड रहेगा। इसी फेज में अगर आप मेडिकेशन प्रॉपर्ली ले रहे हो, पीआरपी आप प्रॉपर्ली रेगुलरली प्लान कर रहे हो, तो उस केस में आपके जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स है, जो भी स्ट्रेस लॉस में जा रहे हैं, उनको आप न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो उन न्यूट्रिशन से प्लस आपके मेडिकेशंस, पीआरपी, ये सारी चीज़ों से आपके एग्जिस्टिंग हेयर जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर का अप्रोक्सीमेटली 10% ग्रोथ आपको 3 मंथ्स के ड्यूरेशन पे दिखता है। स्लोली जैसे 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 ड्यूरेशन जाएगा वैसे ओवरऑल डेंसिटी इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो बाय द एंड ऑफ 5 मंथ टू 6 मंथ पेशेंट, एवरेज जो पेशेंट्स है वो 50 to 60% ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी वेरिएशंस ये है कि आपका जैसे हेयर का स्किन का थिकनेस जो है, तो फ्रंट हेयरलाइन पोर्शन हो या फिर ये आपके टेम्पल्स रहते हैं, वहाँ पे कंपैरेटिव स्किन जो है थिन रहती है, आपके स्कैल्प के साथ मतलब अटैच रहती है, तो वहाँ पे रिजल्ट जो है अर्ली आता है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट 4.5 to 5 मंथ के ड्यूरेशन पे यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी डेंसिटी में देख पाते हैं। जैसे जैसे आप क्राउन की तरफ जाओगे, कंपैरेटिवली आपका वहाँ पे स्किन का थिकनेस जो है वो ज़्यादा रहता है, तो वहाँ का जो भी हेयर ग्रोथ है आने के लिए आपको टाइम लगेगा। सो क्राउन के रिजल्ट के लिए यूजुअली हम 1 ईयर से लेके 15 मंथ्स तक वेट कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में मेडिकेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ जो भी पीआरपीज रहते हैं, जो भी न्यूट्रिशनल लेवल आपके सप्लाई करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ to 7 मंथ जो है वो आपका मेजर ग्रोथ फेज रहता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर का ग्रोथ आ जाता है। इस ड्यूरेशन में अगर आप आपके मेडिकेशंस, आपके पीआर पे रेगुलरली प्लान करोगे, तो उस केस में आपकी जो ग्रोथ है वो बूस्टेड रहेगी। साथ ही साथ आपके जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स थे, जो भी वीकर साइड पे है या फिर जो भी हार्मोनली इन्फ्लुएंस थे, वो भी आपके हेयर जो है इम्प्रूव हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपका 70 to 80% जो ग्रोथ है आपको 7 मंथ के एंड पे मिलेगा, और जो भी बचा हुआ 20 to 30% ग्रोथ है, तो रिमेनिंग आपका 6 to 7 मंथ के ड्यूरेशन में पूरी तरह से आ जाता है। ये जो ग्रोथ फेजेस मैंने बताए वो एवरेज ग्रोथ फेजेस है। तो जैसे भी आपका हेयर ग्रोथ कितना फास्ट आता है, आपको हेयर कट के लिए कितना फ्रिक्वेंटली जाना पड़ता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर ग्रोथ ओवरऑल रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि ऐसे भी कुछ पेशेंट्स रहते हैं जिनका ओवरऑल 100% रिजल्ट बाय द एंड ऑफ 4 मंथ 5 मंथ आ जाता है, और कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनमें थोड़ा सा डिलेड रिजल्ट रहता है। तो जिनमें हम रूटीन पेशेंट में 1 ईयर का प्लान रखते हैं, उस पेशेंट पे 1 ईयर की जगह 1 ईयर 3 मंथ 4 मंथ ऐसे रिजल्ट एक्सटेंड होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आपके जो भी ऑपरेटिंग डॉक्टर्स है, तो उनके साथ आपके फोटोग्राफ रहेंगे या फिर आपके फॉलोअप्स विजिट जो है वो आपको रेगुलरली रखना चाहिए, सो दैट टाइम टू टाइम आपका जो भी इम्प्लांटेड एरिया है उसका असेसमेंट भी हो जाए। अगर किसी जगह पे हमें ऐसे लग रहा है कि बॉल्ड पैच है या फिर कुछ सेबोरिक टेंडेंसी, डैंड्रफ की टेंडेंसी है, या फिर कुछ मेडिकेशन हम ऐड करके वहाँ का ग्रोथ अगर बूस्ट कर सकते हैं, तो वो टाइमली मैनेज हो सकता है। तो इसलिए आपकी जो भी पोस्ट ट्रांसप्लांट जो भी फेजेस है, 1 मंथ का जो भी फेज है, उसमें आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर के साथ आप फॉलोअप रेगुलरली प्लान कीजिए। आपके मेडिकेशन उनको बताइए कि आप क्या क्या ले रहे हो, और उसमें अगर कुछ एडिशंस है तो वो आपको टाइमली आपके डॉक्टर जो है वो बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके केस में कुछ अलग वेरिएशंस है या फिर इम्प्लांटेड एरिया में, डोनर एरिया में कुछ अलग से लग रहा है, तो उस केस में आप आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर के साथ क्लियर फोटोग्राफ्स भेज सकते हो या फिर उनके साथ एक बार विजिट प्लान कर सकते हो।